हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मटेरियल चेंजेस फॉर पेपर 60 जो कि एप्लीकेबल है मई 2022 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड के लिए। तो पेपर नंबर 60 में फेमा एक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल के चेंजेस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अच्छी बात यह है नॉर्मली कि जो चेंजेस है थोड़े कॉस्मेटिक ज्यादा है, इन द सेंस कि रेगुलेशन नंबरिंग लिख दी, सब सेक्शन लिख दिए। और इससे पहले जितने एक्ट्स का मैंने जिक्र किया आपसे, तो उसमें कुछ डिलीशन नहीं था। फेमा में एक डिलीशन है, एक पूरा कंसेप्ट हटा दिया गया है। और बाकी जो चेंजेस हैं दे आर हाईली इररेलीवेंट काइंड के कह लीजिए, मतलब उसमें से एग्जाम में आने वाली कोई चीज नजर नहीं आती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चेंजेस। एलआरएस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जो कि आप जानते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स प्लस कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स दोनों को मिला के 2.5 लाख की जो आपको लिमिट मिलती है, तो उससे रिलेटेड देखिए, वैसे मैंने ये भी पहले करवा रखा है, बताया जरूर था आपको, लेकिन अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया हो तो प्लीज इसे कर लीजिएगा। तो ये कहता है जो 2.5 लाख की लिमिट है, अगर फैमिली मेंबर्स हैं तो वो उस लिमिट को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आप घर में 2 हैं तो 5 लाख हो गया, 3 हैं तो 7.5 लाख हो गया, 4 हैं तो क्या हो गया, 10 लाख। किसी भी तरीके से आप एड ऑन करके आप इस तरह से पैसे ले जा सकते हैं। लेकिन कहता बस एक ही कंडीशन है, सब्जेक्ट टू हर इंडिविजुअल मेंबर जो है कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी यू कैन कंबाइंड, तो इसमें भी वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेप्शन ये है, ये क्लबिंग जो है, जैसे घर का एक व्यक्ति 2 लाख ले गया, तीसरा 3 लाख ले गया, लिमिट तो 2.5 की है, लेकिन इस तरह से 5 ही बनाना तो अलाउड है। लेकिन कहता है इस तरह से जो क्लबिंग है नॉट परमिटेड बाय अदर फैमिली मेंबर्स, अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है आपने करी है ये वाली, सच एज कोई बैंक अकाउंट खोला, इन्वेस्टमेंट करी या प्रॉपर्टी खरीदी, अगर आप क्या नहीं है को ओनर या बैंक में जॉइंट अकाउंट आपने ना खुलवाया हो, मतलब आप क्लबिंग कर सकते हो, लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जैसे अकाउंट खोलना, इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी खरीदना नहीं कर पाओगे जब तक आप को ओनर वगैरह ना हो। फिर बता दूं, ये चीज भी वैसे मैंने नॉर्मली एंड में भी बता दी थी आपको, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा हो या जो चेंजेस देख रहे हो पिछले स्टडी मैट से, इसमें जो है वो पता होना चाहिए। देन कहता है जब आप एलआरएस करते हो, जब आप पैसे भेजते हो, द स्कीम कैन बी यूज्ड फॉर आउटवर्ड रेमिटेंस इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आप पैसा भेज सकते हैं, या तो रेजिडेंट इंडिविजुअल के खुद के नाम पे, या बेनिफिशियरी जिसके लिए आप बाहर पैसा भेजना चाहते हो, जब आप प्राइवेट विजिट करने जा रहे हो अब्रॉड, जो भी है, आप अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन देते हुए इस तरह से डिमांड ड्राफ्ट या तो उसके नाम पे या जिसको भेज रहे हो आप पैसे भेज सकते हो। देन कहता है फॉरेन करेंसी अकाउंट भी खोल सकते हो, जो आप बाहर एक्सपेंडिचर करोगे विद द बैंक आउटसाइड इंडिया फॉर मेकिंग रेमिटेंसेस, भेजने के लिए, ये खर्चा मीट वगैरह करने के लिए, तो आप आरबीआई के बिना पूछे आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो, उसमें पैसे डाल सकते हो। तो ये कुछ एक जो चीजें हैं, ये हैं नए स्टडी मैट के पेज नंबर 5.22 के अंदर। इसके बाद देखिए, जब हम पढ़ते हैं एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेगुलेशंस 2015, कि आप खरीद रहे हैं बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी या बेचना पूछना खरीदने के बाद आप कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया। पहली बात, दिस इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 6 पेज नंबर 5.23 नया स्टडी मैट। बस कुछ नहीं है भैया, इन्होंने क्या किया, बस ये रेगुलेशन नंबरिंग, रेगुलेशन 3, 4, 5 जैसे देखिए येलो कलर से मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ना, दिस इज बेसिकली दे हैव डन। बाकी सारा कंटेंट जैसे ये एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया वाली भी है रेगुलेशंस 2018, बस ये नंबरिंग कह लीजिए इन्होंने हर जगह कर दी। तो ये जस्ट एज आई वाज सेइंग कॉस्मेटिक चेंज, मतलब नथिंग कि आपके कंटेंट में फर्क पड़ रहा हो, क्योंकि अभी अंडरस्टूड आप पेपर में क्या लेके जाएंगे, नया स्टडी मैट ही लेके जाएंगे, तो बस ये देख सकते हैं। तो जो मैंने हैंड रिटन आपको लिखवा रखे हैं उसमें आपने इंसर्ट करना हो तो ये स्टडी मैट से देख के भी आप कर सकते हैं। जस्ट इसी तरह से जब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन जब पढ़ते हैं सी कैट ट्रांजैक्शंस, तो हम कहते हैं भी कुछ ट्रांजैक्शंस परमिसिबल है पीआरआई के लिए एज पर शेड्यूल नंबर 1 ऑफ फेमा रेगुलेशंस 2000। तो बस अगेन कॉस्मेटिक चेंज है, बस इन्होंने ये पेज नंबर आप देखें 5.31 पे, तो बस ये रेगुलेशन नंबरिंग रेगुलेशन 3(1)(a) बस इस तरह से कह लीजिए
वो जो हर चीज टेक्निकल है बस वो मेंशन इन्होंने इस तरह से कर दी है, राइट। और जैसे हम कहते थे प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस हैं, वो टीडीआर वगैरह, चिट फंड, ये वो, तो बस उसका वही रेगुलेशन नंबर, हर जगह पे रेगुलेशन नंबरिंग 5, 6 ये सब कुछ मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद जो इंटरेस्टिंग ओमिशन है वो आता है, अगर आपको याद हो, हमने जब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पढ़ी उसके साथ में एक कंसेप्ट पढ़ा था, देखिए ये वाला, इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज इनटू इंडिया, जो मैंने लिखवाया था आपको सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के साथ। ये पूरा कंसेप्ट जो हमने हैंड रिटन, देखिए एक पेज में, नॉर्मली आपको पता है हर कंटेंट में एक पेज में पूरा कोशिश करता हूं 100% वो मेंशन कर दूं, तो ये वाला एक पेज फिर दोबारा देख लीजिए, जो हमारा हैंड रिटन था ये वाला, ये इन्होंने हटा दिया है, नए स्टडी मैट में नहीं है। अगर आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बाद देखेंगे आपको दिखेगा भी नहीं, और स्टडी मैट भी मैं आपको शो कर देता हूं। ये था जी पुराने वाला स्टडी मटेरियल, पुराना स्टडी मटेरियल में ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये वाला नए स्टडी मैट में मेरे को कहीं नजर, जितना मेरे को दिखता है उसके हिसाब से मेरे को ये कहीं नजर नहीं आया, तो ये कह लीजिए एक पेज आपको कम पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद पेज नंबर 5.67, वैसे इस पे मेन नहीं है, 68 पे है। ऑथराइज पर्सन आपको याद होगा सेक्शन 10 से 12 पढ़ते हैं। सेक्शन 10 में अगर आप देखते हैं सब सेक्शन 6 हम ये पढ़ते हैं, कोई भी आदमी अगर वो ऑथराइज पर्सन नहीं है और उसने फॉरेन एक्सचेंज वगैरह खरीदी है किसी काम के लिए, जो जिसके रिलेटेड उसने डिक्लेरेशन दी है, लेकिन उस काम के लिए अगर वो पैसा नहीं इस्तेमाल कर रहा है या उसने ये पैसा सरेंडर नहीं किया ऑथराइज पर्सन को विद इन स्पेसिफाइड पीरियड या किसी और काम में आपने कर लिया है, तो ये परमिसिबल नहीं है, स्वाभाविक है, ये एक डिफॉल्ट है, इसके ऊपर आपको पेनल्टी लगेगी। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, मतलब आप सेक्शन 10 के ऊपर एक केस हल्का सा लिख लीजिए, वो ये है पेज 5.68 पे, राइट, कि जहां सेक्शन 10 सब सेक्शन 6 से रिलेटेड ये केस इन्होंने इंसर्ट किया, सुबोर्नो बॉस वर्सेस ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड एएनआर अदर्स मतलब कह लीजिए। तो इन्होंने कहा कि अगर सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10(6) का जो ऑफेंस है ये कॉन्टिन्यूइंग एक्शनेबल ऑफेंस है, कि जहां कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस बताई गई हैं जब हम कॉन्ट्रावेंशन मानेंगे, जैसे आपने किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल किया, आपने ये पैसा सरेंडर नहीं किया, राइट, और या आपने जिस पर्पस के लिए जो डिक्लेरेशन दी थी उस काम के लिए, एक तो हो गया यूज नहीं किया, एक है आपने किसी और चीज के लिए यूज कर लिया, तो ऑब्वियसली ये एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। बस ये केस आप हल्का सा ये इतना इंसर्ट कर लीजिए, सुबोर्नो बॉस वर्सेस ईडी। पेज नंबर 5.75 स्पेशल डायरेक्टर अपील, जो हम सेक्शन 17 में पढ़ते हैं। पहली बात इन्होंने जो अपने स्टडी मैट में इंसर्ट किया है, सब सेक्शन जैसे 5-6 देखें, ये मैंने वैसे क्लास में आपको करवाया हुआ, अभी मैं शो भी कर देता हूं। तो इन्होंने बस एक्स्ट्रा एड ऑन क्या किया, पहले कह लीजिए 4 क्लॉज डाल के दे रखी थी, अभी ये जो येलो हाईलाइट आपको दिख रहा है यही है, कहता है डायरेक्टर अपील जब अपना ऑर्डर देगा तो कॉपी ऑफ ऑर्डर स्वाभाविक है पार्टीज को देगा, राइट। इसके पास सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी, इसकी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल इन नेचर है, एक तरह से ये क्या है, सिविल कोर्ट है, मतलब सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, तो कहता है इट शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट। तो ये सब चीजें एक दो, मतलब इस पे पेपर पे आने वाली कोई खास बात नहीं। देखिए जब मैंने आपको ये चार्ट करवाया था, इफ यू कैन सी सेक्शन नंबर 17 ओवर हियर, तो ऑलरेडी मैंने कहा था यस सिविल प्रोसीजर कोड की पावर है, इनकी प्रोसीडिंग्स क्या है, जुडिशियल इन नेचर है। बस एक आधी चीज उन्होंने और जैसे डाल दी, तो आप यहीं पे लिख सकते हैं भी, जब भी इनका ऑर्डर आएगा तो ऑब्वियसली ऑर्डर आने के बाद कॉपी किसको दी जाएंगी, वो तो वैसे भी दी जाती है टू पार्टीज कंसर्न्ड, राइट। बस इतनी सी चीज। तो चाहे यही चार्ट जो मैंने दिया था उसमें ही आप इतना लिख के छोड़ सकते हैं। देन आप इसी चार्ट को जब देखें तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि ये जो अथॉरिटीज वाला चैप्टर नंबर 5 है, सेक्शन 16 से 35, पहली बात तो इसमें से बहुत सारे सेक्शन क्या हो चुके हैं, ओमिट हो चुके हैं, राइट। लेकिन कुछ एक सेक्शन आईसीआई ने यही बताया था मैंने कि कुछ एक सेक्शन को छोड़ के उन्होंने अपने स्टडी मैट में दिए भी नहीं है। तो अब इन्होंने हमारे पेपर 6D में कुछ एक सेक्शन नए डाल दिए हैं, जैसे है कुछ नहीं पेपर में आने वाला, जैसे आप यहां पे देखें, पहली बात तो सेक्शन 20 तो वैसे ओमिटेड है, 21
कहता है स्पेशल डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर आप मेरे चार्ट में देखें तो मैंने उस समय भी आपको ये क्वालिफिकेशन देखी, स्पेशल डायरेक्टर अपील करवा रखी थी, मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विसेज या IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। तो ये कह लीजिए सेक्शन नंबर 21 कि ये मेंबर होना चाहिए इंडियन लीगल सर्विस में, होल्डिंग ग्रुप ग्रेड 1 पोस्ट या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, एंड हैज अ पोस्ट इक्वलेंट टू ज्वाइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब स्पेशल डायरेक्टर अपील्स की क्वालिफिकेशन का सेक्शन 21 यहां इंसर्ट किया गया है। 22 सेक्शन ओमिटेड है और कहता है टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। तो इसका मतलब है सैलरी अलाउंसेस जो भी सरकार रूल से प्रिस्क्राइब करे। 24, 25, 26 सेक्शन ओमिटेड है। स्पेशल डायरेक्टर अपील में जितना भी स्टाफ आपको चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह भेजेगा, और ये ऑब्वियसली स्टाफ किसके अंडर रहेगा, फंक्शन डिस्चार्ज करेगा डायरेक्टर अपील के अंदर, और स्टाफ है तो उनकी तनख्वाह वगैरह भी जो प्रिस्क्राइब की जाए बाय रूल्स होगी। तो कोई पेपर में आने वाली चीज नहीं, सिवाय किसके सेक्शन 21 में कहूंगा। वैसे स्टिल मेरे चार्ट के अंदर ये बता रखा था मैंने आपको, लेकिन थोड़ा सा फिर भी इस पे ध्यान दीजिएगा। ऑब्वियसली पेज नंबर ये नेक्स्ट है 5.77। इसके बाद ये बताया गया है कि भाई पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ एपीलेट ट्राइब्यूनल एंड स्पेशल डायरेक्टर अपील सेक्शन 28, ये वही सिविल कोर्ट वाली पावर है भैया। ये मैंने चार्ट में आपको पहले बता रखी थी। टू बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, सिविल कोर्ट की पावर है, CPC लगेगा, और इनकी प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, जुडिशियल नेचर होंगी। CPC की पावर देखिए पहले दिन से आपको वही 7 पावर्स, समनिंग, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, रिक्वायरिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, पासिंग एक्स पार्टे ऑर्डर, रिव्यूइंग इट्स ऑन डिसीजन, वो सारी कॉपी पेस्ट वही चीजें हैं। और ऑब्वियसली कहता है जैसे इनका ऑर्डर ऐसे जैसे एक कोर्ट का डिक्री हो, दैट मीन्स कोर्ट का जैसे एक ऑर्डर आया है, और ये अपना ऑर्डर इन्फोर्स कर सकते हैं थ्रू कोर्ट, कि कोर्ट के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, और सारी इनकी प्रोसीडिंग्स क्या रहेंगी, जुडिशियल इन नेचर होंगी। नॉर्मली ये सारी चीजें आप हर एक्ट में देखते हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो। देन सेक्शन 29, 30, 31 साफ ही लिखा है, ओमिटेड है। 32 कह रहा है आप सहायता ले सकते हो किसकी, लीगल प्रैक्टिशनर की और चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड अगर गवर्नमेंट है तो आप कोई भी प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं। ये भी अगर आप देखें तो मैंने क्लास में आपको ये चार्ट में भी आप देखेंगे तो आपको ये करवा दिया था। देखिए ये रहा, लीगल रिप्रेजेंटेशन इन पर्सन और थ्रू लीगल प्रैक्टिशनर और CA ऑफ हिज चॉइस, राइट। देयर आफ्टर कहता है जो भी ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, स्पेशल डायरेक्टर अपील है, या जो भी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पब्लिक सर्वेंट, ऑब्वियसली एज पर व्हाट सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, चाहे ये नया स्टडी मैट में डालो, स्टिल मैंने क्लास में करवाया हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली जिसने नहीं ध्यान दिया भैया, वो ये पेज नंबर भी मैं बता रहा हूं आपको नए स्टडी मैट के 5.79, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं स्टडी मैट में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में एक तरह से आने की संभावना बन जाती है। तो अपने स्टडी मैट में भी आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर सकते हैं, भाई ये नई चीज है। तो इसके बाद देखिए बिल्कुल ही बेकार से सेक्शन में उसे कहता हूं, मिसलेनियस जो चैप्टर नंबर 7 है। देखिए जैसे ये सेक्शन 45 इन्होंने इंसर्ट कर दिया। कोई भी एक्ट बनता है ना तो उस एक्ट में पढ़ने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो सरकार अपने पास एक पावर रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है उससे रिलेटेड मतलब कुछ इनकंसिस्टेंसी दिखती है, मतलब किसी सेक्शन में कुछ लिखा उससे विपरीत किसी और में लिखा है तो एम्बिग्विटी है, तो सरकार उसको दूर कर सकती है। और नॉर्मली हर एक्ट में ये लिखा होता है नए एक्ट के आने के 2 साल के अंदर अंदर सरकार इसको रिमूव कर सकती है। और स्वाभाविक है ऐसा कोई ऑर्डर आएगा तो पार्लियामेंट में वो पेश जरूर किया जाएगा, क्योंकि वहीं से तो देखिए अमेंडमेंट होकर आएगी सरकार की तरफ से। देन इस एक्ट में जितने भी रूल्स जहां जहां हमने बात करी है नेचुरल है, किसकी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो जहां जहां हमने रूल्स पढ़े, जहां जहां देखिए कोई फीस है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, चाहे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की थी, ये सारा का सारा आपने पढ़ा, तो इसको फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सैलरी अलाउंसेस जहां जहां हमने पढ़ा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो सरकार बनाएगी। सेम वे रेगुलेशंस बनाना, ये मैंने आपको बता रखा है। पहली बात ये सेक्शन मैंने करवाई भी थे मेरे ओपनिंग लेक्चर में कि 46 में रूल बनाने की पावर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की है, राइट। और मैंने चार्ट में अगर आपको याद हो तो 47 में रेगुलेशंस बनाने की पावर किसकी है, आरबीआई की है, जो हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 6 में भी देखा था। कुछ ट्रांजैक्शंस पीआरआई के लिए, पीआरओआई के लिए या पीआरओआई के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस क्या थी, प्रोहिबिटेड थी। देन कहता कुछ भी ये रूल रेगुलेशन
बनाएंगे तो पार्लियामेंट के तो आगे पेश करेंगे, तो कम से कम कहता 30 दिन पार्लियामेंट के आगे ये रखे जाएंगे ताकि इनके ऊपर डिस्कशन हो। चाहे पार्लियामेंट का वो एक सेशन में 30 दिन हो जाए, एक सेशन में नहीं होता जैसे बजट सेशन में, तो मॉनसून सेशन कह लीजिए। तो मतलब आपको 30 दिन वो रखना ही रखना है जब आप ये नई रूल रेगुलेशन बनाएंगे या कुछ भी आप बदलाव करेंगे। रिपील एंड सेविंग का मतलब क्या है? जैसे मैंने पहले लेक्चर दिया था कि ऑब्वियसली फेमा से पहले क्या होता था, फेरा एक्ट होता था 1973 का। तो नेचुरल है, जैसे ही फेमा एक्ट आया उसने फेरा एक्ट को क्या कर दिया, रिपील। रिपील का मतलब ही क्या, जैसे वो एक्ट पुराना था ही नहीं, खत्म, स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, राइट। और ऑब्वियसली जैसे डिसोल्यूशन होती है तो जो पुराना, जैसे अभी हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, ऑब्वियसली हम यहाँ ट्राइब्यूनल वगैरह पढ़ते हैं, तो वो जो पुराने वाले मेंबर थे वो नए वाले में आ जाएंगे, बस यही मेन चीज है, राइट। और तो इसमें कुछ ऐसा कुछ पढ़ाने वाला नहीं, कुछ पेपर में आने वाली चीज नहीं, जस्ट बताने वाली ही बात थी। तो यहां ये फेमा की पेपर 6D से रिलेटेड स्टडी मैट में जो चेंजेस हैं मैंने आपसे शेयर कर दिए। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।